मशीन दिखाते हुए कहता है कि इस मशीन में सलाद डालो तो अपने आप ही कट जाती है और फल डालो तो जूस भी अपने आप ही निकल जाता है। दरअसल राजदूत ने इस मशीन के अंदर भी अपना एक आदमी छिपा रखा होता है जो ये सब काम करता था, पर बाहर सबको लगता था कि मशीन ये काम कर रही है। राजदूत राजा से पूछता है कि क्या आपके राज्य में ऐसी कोई मशीन है? इससे पहले कि राजा कोई जवाब देता, अपनी माँ की योजना के अनुसार नैन्सी राजा से कहती है कि पिताजी, क्या इवान कोई ऐसी मशीन या कुछ ला सकता है जो अपने आप ही खाना परोस दे और अपने आप ही खाना समेट दे? तो राजा कहता है कि ऐसे जादुई मेजपोश के बारे में मैंने सुना तो है, पर हकीकत में कभी देखा नहीं। तो नैन्सी चालाकी दिखाते हुए उनसे कहती है कि अगर इवान ऐसा जादुई मेजपोश ले आता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। फिर राजकुमारी की शर्त के अनुसार इवान याना के साथ वो जादुई मेजपोश ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में याना उसे बताती है कि वो जादुई मेजपोश जॉन और रॉन नाम के दो भाइयों के पास है। कई सालों पहले वो दोनों शहर छोड़कर एक पहाड़ी इलाके में रहने आ गए। दोनों को बैठे बिठाए खाने पीने की चीजें मिल जाती थी, इसलिए वो लोग आलसी हो गए और खाते खाते उनका शरीर इतना फूल गया कि वो दोनों अब ज्यादा चल फिर नहीं सकते। इस तरह बातें करते करते ये दोनों एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुकते हैं। गरीब होने के बाद भी दोनों में बहुत प्रेम होता है। वहाँ से आगे बढ़ने पर याना इवान से कहती है कि दो लोगों में प्रेम सुई और धागे की तरह होना चाहिए, जिसमें एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, जैसे कि उस बुजुर्ग पति पत्नी में था। बातें करते करते ये दोनों खूबसूरत हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हैं और आखिरकार उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं जो कि ऊंची ऊंची चट्टानों से बना हुआ था। उन्हीं ऊंची चट्टानों के बीच भारी भरकम शरीर वाले वो दोनों भाई जादुई मेजपोश लेकर बैठे हुए होते हैं। फिर वो उस जादुई मेजपोश से 56 भोग मांगते हैं। पलक झपकते ही मेजपोश पर स्वादिष्ट खाना आ जाता है और दोनों भाई छक्कर खाने लगते हैं। पहाड़ी के ऊपर खड़े इवान और याना ये सब देख रहे होते हैं। फिर जब ये दोनों भाई खाते खाते थक जाते हैं तो इवान उनके पास आता है और उनसे मेजपोश मांगता है। इस बात से वो दोनों भाई बहुत नाराज हो जाते हैं और इवान के सर पर एक नारियल मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। तो अब इवान को उठाने के लिए याना वहां आती है। वो दोनों भाइयों से कहती है कि एक बार अपना मुंह पानी में देखो। याना के कहने पर जब दोनों भाई अपनी शकल पानी में देखते हैं तो खुद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि इतने सालों में खा खाकर दोनों जानवरों के जैसे हो गए। खुद को इस तरह देखकर दोनों भाई बहुत दुखी हो जाते हैं और याना से कहते हैं कि हमें कोई तरीका बताओ जिससे हम लोग फिर से सामान्य हो सकें। तो याना कहती है, सबसे पहले तो तुम दोनों को इस जादुई मेजपोश से छुटकारा पाना होगा ताकि तुम लोगों का आलस से छूटे और तुम लोग मेहनत करके सीमित खाना खाओ। ये सुनकर वो दोनों भाई याना से कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, इसलिए तुम इस मेजपोश को ले जाओ। तो अब याना उस मेजपोश को लेकर वहां से निकलती है। अब तक इवान को भी होश आ चुका होता है। मेजपोश मिल जाने से वो बहुत खुश होता है। वापस लौटते वक्त रास्ते में इवान फूलों के बगीचे से राजकुमारी को देने के लिए फूल चुनने लगता है। तो याना उससे कहती है कि तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि नैन्सी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो जानबूझकर तुम्हें इतना मुश्किल काम दे रही है जिसे तुम पूरा न कर सको और उसे तुमसे छुटकारा मिल जाए। पर इवान दिल का साफ होता है, इसलिए वो याना से कहता है ऐसा नहीं है। अब इवान याना का हाथ पकड़कर उसे बताता है कि वो किस तरह राजकुमारी को प्रपोज करेगा। उसकी अच्छाई और मासूमियत देखकर याना को भी इवान से प्यार हो जाता है, पर वो उसे जताती नहीं। उधर जार के महल में राजकुमारी और राजदूत रंगरेलियां मना रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इवान अब कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। लेकिन इसी दौरान इवान वहां लौट आता है। राज्य के लोग उसके सफल होने पर उसका जोरदार स्वागत करते हैं और खुशी मनाते हैं। ये देखकर राजा याना से कहता है, देखो जनता की नजर में अब वो एक हीरो बन चुका है, सब उसे पसंद करते हैं। लेकिन नैन्सी को यह सब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी हाल में इवान से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो फिर से स्टोर रूम में जाकर अपनी माँ की आत्मा को बुलाती है और उनसे पूछती है कि अब मैं क्या करूं। तो उसकी दुष्ट माँ उसे फिर से एक खतरनाक योजना बताती है। अगले दिन दरबार में सभी की उपस्थिति में याना राजा से कहती है कि मैं इवान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि शादी के लिए मुझे मेरी माँ का आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए इवान को अंधेरी दुनिया में जाकर इस शादी के लिए मेरी माँ की आज्ञा लानी होगी। ये सुनकर राजा समझ जाता है कि उसकी बेटी शादी ना करने के लिए ये सब मुश्किल काम इवान को दे रही है, क्योंकि अंधेरी दुनिया में जिंदा जाना असंभव है। इस बात से राजा और इवान दोनों मायूस हो जाते हैं, लेकिन इवान इस काम के लिए भी हाँ कर देता है। इसके बाद वो याना के पास जाता है। याना उससे कहती है कि उस जगह जिंदा जाना मतलब मौत के मुंह में जाना, क्योंकि वो
दूसरी दुनिया है। इवान पूछता है वहाँ कैसे जाया जा सकता है, मैं वहाँ अकेले जाऊंगा। तो याना कहती है अंधेरे जंगल के पार काली नदी है जो खतरे और धुंध से भरी हुई है, उसको पार करने पर अंधेरी दुनिया का रास्ता खुलता है। फिर अगले दिन इवान याना के साथ उस दुनिया तक जाने के लिए निकल पड़ता है, पर इसके पहले वो याना को लेकर अपने अंधे पिता के पास जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो अंधेरी दुनिया से वापस लौट भी पाएगा या नहीं। इवान का पिता याना की आवाज सुनकर उससे कहता है कि मैंने कई दिनों से अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी, मैं अंधा हूँ इसलिए उसे ढूंढने भी नहीं जा सकता, बड़ी मुश्किल से अपना लुहार वाला काम करता हूँ। ये सुनकर याना और इवान दोनों उनकी ऐसी हालत पर दुखी हो जाते हैं। अब इवान को पछतावा हो रहा होता है कि आखिर क्यों अपने अंधे बाप को ऐसे हालत में छोड़कर गया। इसके लिए वो अपने पिता से माफी मांगता है और उनसे इस सफर पर जाने का आशीर्वाद लेता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ने पर वो याना से कहता है कि मैंने अपनी 2 इच्छाएं बर्बाद कर दी, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी तीसरी इच्छा में तुम मेरे पिता की आंखें ठीक कर दो। याना उसकी इस इच्छा को पूरी कर देती है, जिससे भट्टी पर काम कर रहे उसके पिता की आंखें वापस आ जाती हैं। इसके बाद नदी के पास पहुंचकर इवान याना से कहता है कि वादे के मुताबिक तुमने मेरी तीनों इच्छाएं पूरी कर दी हैं। इसके अलावा तुमने मेरा बहुत साथ दिया, पर मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से आगे का सफर मैं अकेले ही तय करूंगा। फिर वो याना को उसका मछली वाला स्कार्फ देकर उसे आजाद कर देता है। अब याना उससे कहती है तुम अभी तक नहीं समझे, हम दोनों का रिश्ता भी सुई धागे की तरह है, इसलिए मैं मुश्किल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। एक बार तुम कामयाब हो जाओ फिर मैं भले ही चली जाऊं। इवान याना का प्यार समझ नहीं पा रहा होता, इसलिए याना भी खुलकर उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती। फिर वो भी इवान के साथ नाव पर सवार हो जाती है और दोनों नाव से नदी में आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें चारों ओर मौत के दूतों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। याना कहती है कि यहाँ से अंधेरे का इलाका शुरू होता है। फिर नाव रोककर दोनों वहाँ एक घाटी में उतरते हैं। इवान कहता है कि ये जगह काफी अजीब है। तभी उस दुनिया का संरक्षक इवान से कहता है कि तुम यहाँ तक कैसे आ गए। याना कहती है कि ये मेरे साथ यहाँ आया है पिताजी। ये सुनकर इवान चौंक जाता है तो संरक्षक कहता है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। इस पर याना कहती है कि जब से आपने मुझे मछली बनने के लिए मजबूर किया तब से मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। तो संरक्षक कहता है मुझे कुछ समय के लिए मजबूरी में करना पड़ा ताकि तुम दुनिया भर से अनुभव और सीख ले सको। याना उनसे कहती है कि हम यहाँ रानी की आत्मा की तलाश में आए हैं। ये सुनकर संरक्षक उन दोनों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि रानी एक मक्कार और क्रूर महिला थी। उसने राजा से सत्ता हासिल करने के लिए शादी की और गरीबों पर जुल्म की, इसलिए उसकी आत्मा को इस दुनिया में सजा दी जा रही है और उसे अनंत काल के लिए भूखा रखा जा रहा है। फिर संरक्षक रानी की आत्मा को वहाँ प्रकट करता है। इवान उनसे कहता है कि शर्त के अनुसार मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, पर धूर्त रानी उसे मना कर देती है। ये देखकर याना अपने पिता से कहती है कि आप कुछ कीजिए। तो उसका पिता रानी को खाने की चीजें दिखाकर कहता है कि तुम अनंत काल के लिए भूख से तड़प रही हो, अगर तुम इस भूख का अंत चाहती हो तो तुम्हें इवान को इजाजत देनी ही पड़ेगी। मजबूर होकर रानी इसके लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहाँ खाने की टेबल के सामने बैठकर नैन्सी और राजदूत मजे कर रहे होते हैं। बेचारा राजा दुखी मन से ये सब देख रहा होता है। तभी रानी की आत्मा ट्रे पर दिखाई देती है और वो सबके सामने कहती है कि मैं इस शादी की आज्ञा देती हूँ। ये सुनकर राजा तो बहुत खुश हो जाता है, पर नैन्सी बौखला जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि इवान ने इतने मुश्किल काम को भी पूरा कर लिया। उधर अंधेरे की दुनिया में याना अपने पिता को धन्यवाद देकर इवान के साथ नाव पर सवार हो जाती है और वापस लौटने लगती है। रास्ते में वो इवान से कहती है कि तुम्हारा सबसे मुश्किल काम पूरा हो गया है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब वैसे भी तुम राजकुमारी से शादी कर लोगे। पर इवान कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूलना चाहता हूँ। इस पर याना कहती है कि यहाँ से जिंदा लौटने वालों को अपनी यहाँ की याददाश्त गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ गुस्से में तिलमिलाई नैन्सी स्टोर रूम में जाकर अपने माँ की आत्मा बुलाने वाली कुर्सी तोड़ने लगती है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे मजबूरी में इवान को इजाजत देनी पड़ी, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था, पर मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। नैन्सी पूछती है कि कौन सी जानकारी। तो उसकी माँ कहती है कि इवान अकेला नहीं है, अब तक उसने जितने भी कारनामे किए हैं उस सब में उसकी मदद एक जादुई मछली ने की है, और तुम्हें तो पता है ना कि हमारे राज्य में जादू के इस्तेमाल पर मौत की सजा दी जाती है। नैन्सी कहती है अब मैं समझ गई। इधर नदी में आगे बढ़ते हुए सुबह हो जाती है और जब इवान की आंख खुलती है तो उसकी नाव नदी के किनारे आ चुकी होती है, पर याना से जुड़ी उसकी सारी याददाश्त जा चुकी होती है। इसलिए वो याना से पूछता है कि तुम कौन हो। तो याना कहती है मैं बस एक नाव चलाने वाली हूँ। फिर वो नाव से उतरकर वहाँ से जाने लगता है, पर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ भूल रहा है। इसके बाद वो नैन्सी के पास पहुंचकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे काम भले ही पूरे कर दिए हूँ, पर अब मुझे किसी और से प्यार हो गया
गया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। तो नैन्सी उससे कहती है कि क्या सारे मुश्किल काम तुमने अकेले पूरे किए हैं? इवान कहता है कि नहीं, किसी ने हर बार जादू से मेरा साथ दिया है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन है। जादू का जिक्र करते ही नैन्सी सैनिकों से कहती है, सुना तुम लोगों ने, पकड़ लो इसे, इसने जादू टोने की मदद ली है और हमारे राज्य में इसकी सजा मृत्यु दंड है। इवान इस बात से हैरान रह जाता है कि जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इतना सब कुछ किया, वो उसके साथ इस तरह से कर रही है। अब अगले दिन इवान की आंखों पर पट्टी बांधकर सबके सामने उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। राजा ऐसा नहीं चाहता था, पर वो अपने राज्य के नियम से मजबूर था। अब इससे पहले कि सजा के मुताबिक सैनिक इवान को गोली मारते, याना वहां पहुंच जाती है। वो नैन्सी से कहती, तुम उसे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, और वो अपना मछली वाला स्कार्फ नैन्सी को दे देती है। इस बात से खुश होकर नैन्सी इवान की सजा रद्द कर देती है, पर अब उसमें और भी ज्यादा घमंड आ जाता है, इसलिए वो अपने पिता को एक कमरे में कैद करवाकर खुद रानी बन जाती है। फिर मुकुट पहनने के बाद नैन्सी याना से कहती है कि तुमने मेरी पहली इच्छा तो पूरी कर दी, अब मेरी दूसरी इच्छा है कि इंग्लैंड के राजकुमार अपनी शादी के लिए मेरे पास अपना रिश्ता भेजें। याना के जादू से देखते ही देखते इंग्लैंड के सैनिक नैन्सी के पास राजकुमारी के शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये देखकर नैन्सी का प्रेमी अंग्रेज राजदूत उससे कहता है कि तुम तो मुझसे शादी करना चाहती थी ना। तो नैन्सी कहती है, जब मैं इंग्लैंड के राजकुमार से शादी कर सकती हूँ तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। फिर वो सैनिकों से कहकर उस राजदूत को महल में झाड़ू पोछे के काम पर लगा देती है। दूसरी तरफ वहाँ से बाहर निकाला जा चुका इवान हर उस जगह पर भटक रहा होता है जहाँ वो याना के साथ गया हुआ होता है, पर उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा होता। फिर जब वो रात में अपने पिता के पास जाता है तो वहाँ जॉन और रॉन दोनों भाई भी आए हुए होते हैं। दोनों अब मेहनत करने की वजह से सामान्य शरीर के हो चुके होते हैं। इवान का पिता उससे कहता है, पिछली बार तुम यहाँ याना के साथ आए थे। इसी बीच इवान की नजर जॉन के हाथ में पकड़ी हुई सुई और धागे पर पड़ती, जिससे उसे याना के साथ बिताए हुए सभी पलों की याद आ जाती है और उसे याना की सुई और धागे वाली बात भी याद आ जाती है। अब वो अपने प्यार को पाने के लिए निकल पड़ता है और उसकी मदद के लिए उसके पिता भी जॉन और रॉन के साथ अपनी भट्टी लेकर निकल पड़ते हैं। ये लोग भट्टी ले जाकर महल का गेट तोड़ देते हैं। वहाँ इवान याना से कहता है कि मुझे सब याद आ चुका है, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया था, पर अब मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। ये देखकर नैन्सी इवान से कहती है कि पर अब ये मेरी गुलाम है। तो इवान अपने पिता तथा रॉन और जॉन के साथ नैन्सी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसे आजाद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे सैनिकों का भर्ता बना देंगे। नैन्सी लालची होती है, इसलिए वो याना से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तीसरी इच्छा में मुझे अपने जैसी एक जादूगरनी बना दो। याना उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती है, जिससे नैन्सी भी एक मछली में बदल जाती है। फिर वो जादू से इंसान बनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता। तो याना उससे कहती है कि जादुई मछली सिर्फ दूसरों की इच्छा पूरी कर सकती है, अपनी नहीं। नैन्सी का दांव अब उल्टा पड़ चुका होता है, वो चाहकर भी इंसान नहीं बन पा रही होती। तभी वहाँ के कुएं का पानी ऊपर आने लगता है और मछली राजा बाहर आ जाता है। वो नैन्सी को मछली के रूप में देखकर उसे याना समझता है, इसलिए उसे पकड़कर पानी के नीचे ले जाता है और जबरदस्ती उससे शादी कर लेता है। इधर नैन्सी से छुटकारा पाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। राजा जार को भी फिर से आजाद करके राजा बना दिया जाता है और इवान और याना एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह ये फैंटेसी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।